चाहत से गवर्नमेंट बनाते हैं। जो लोग हैं वो अपनी चाहत से, अपनी एस्पिरेशन से गवर्नमेंट को बनाते हैं, मतलब वोट किया है इन्होंने, अब गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है? अब ये चीज़ हो रही है कि हमने अपनी चाहत से गवर्नमेंट बना ली, लेकिन अब वो काम करनी चाहिए। इट मीन्स वो कंसेंट ऐसा होना चाहिए कि वो लगनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के द्वारा चुनी गई है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने चुनी गवर्नमेंट, लेकिन वो निकलेगा कोई मोनार्क, वो मोनार्की रूल चलाएगा, अपनी ही चलाएगा, तो दैट इज़ नॉट लिबरलिज़्म, राइट? तो वो लिबरलिज़्म नहीं है। हम तो वो काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि पब्लिक के लिए वो काम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जैसे कि लिबरलिज़्म है, इसका मेन मोटिव था कि एरिस्टोक्रेसी जो है, जो बर्थ प्रिविलेज देते हैं, स्पेशल स्टेटस देते हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला, परसों भी आपको बोला कि ये जो राजा महाराजा जब मतलब जब इनके बेटे या बेटियां होती थी, तो उनको वो बर्थ प्रिविलेज देते, ताकि इसने क्या तीर मारा है कि ये बस राजा के खानदान से बिलोंग करता है। अगर इसके कंपैरिजन में हम कोई ऐसा मतलब इंसान देखते जो बिल्कुल कैपेबल है एक राजा बनने का, उसको मौका नहीं दिया जाता था, तो वो बर्थ प्रिविलेज उनको दी जाती थी। अब लिबरलिज्म का यहाँ पे मतलब है एंड करो इस चीज को, ठीक है? इस चीज को एंड कीजिए। दूसरा, क्लरिकल प्रिविलेज आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या नाइन्थ में भी आप पढ़ते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें भी हम देखते हैं कि एक क्लास है क्लर्जी क्लास, ठीक है, जो चर्चेस के ऊपर होल्ड रखते हैं, जैसे कि प्रीस्टेस, हेड प्रीस्टेस जो थे, तो वो भी क्या करते थे, वो भी एक तरह से एरिस्टोक्रेट्स की तरह ही बिहेव करते थे, लोगों के साथ टैक्सेस मांगते थे, नाजायज कब्जा करते थे, या जो पेजेंट्स होते थे, ये किसान वगैरह जो होते थे, उनको गुलाम बना के रखते थे। तो यहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब इन क्लर्जी मैन को भी उनकी पोजीशन से हटाना, यानी हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है? देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब देखो, मैंने पहला पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया था कि गवर्नमेंट वो बननी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो। अब देखो यहाँ पे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, अगर फ्रीडम ऑफ लॉ नहीं होता, तो वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती, वो करती अपनी ही मर्जी, है ना? अब हमने चुना मतलब 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, लेकिन वो वैसे लॉज लाती जो वो खुद चाहती। तो क्या हम ऐसा फील करते कि हम लिबरलिज्म को एंजॉय कर रहे हैं, या हम डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, हमें लगेगा कि हमें मोनार्की रूल कर रहा है, हम उन्हीं के अंडर आते हैं। तो ऐसा फील नहीं आएगा कि लिबरल किसी भी तरह से हमारी जो मतलब सिटीजन्स है वो है। तो इट मीन्स लिबरलिज्म इम्पोर्टेंस देता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो चाहे गवर्नमेंट 5 साल के बाद बदलती है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, बट उनको भी इसी फ्रीडम ऑफ लॉ के तहत रूल करना है। रूल इन द सेंस कि उनको अ, अच्छे से, लाइक जैसे कि प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कब क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट के क्या पावर है, सीएम के क्या पावर है, पीएम के क्या पावर है। अब अगर ये लोग अपनी ही करें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ना? दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो बोलेगी नहीं मैं ये रूल नहीं मानता हूँ, अब आज से ये होगा, ठीक है? आज से अब छोटे बच्चे भी फॉर एग्जाम्पल काम करेंगे, चाइल्ड लेबर को हटाते हैं, इस एक्ट को हटाते हैं, तो क्या ये मतलब आपको फ़ील होगा कि आप उस कंट्री में हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या आप सेफ हैं? नहीं होगा, राइट? तो दूसरे यहाँ पे इनवॉल्यूटेबल ऑफ प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बोला क्लर्जीमैन एरिस्टोक्रेट्स क्या करते थे, वो किसी भी की भी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर लेते थे और उसे गुलाम बनाते थे। तो लिबरलिज्म का यहाँ पे मतलब है, यानी नेशनल लिबरलिज्म जब अडॉप्ट किया यूरोप के कॉन्टिनेंट ने, तो पहले ये चीज भी बताई गई कि आपको कोई हक नहीं है कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप नाजायज कब्जा करें और उसे वायलेट करें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पूरे मतलब होली सोली आपने देखा कि नेशनल लिबरलिज्म जो है वो क्या है। अब अगर हम उसको मतलब डिवाइड करेंगे एक तरीके से, मतलब पॉलिटिकल स्फेयर अलग करेंगे, इकोनॉमिक स्फेयर अलग करेंगे, तो वो कैसे होगा? देखो, अगर पॉलिटिकल स्फेयर के साइड से हम देखें, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो ये नहीं है कि आप यूनिवर्सल सफरेज को डेवलप करें, यानी कि आफ्टर 18 आप वोट कर रहे हैं तो पॉलिटिकली आप लिबरल है,
नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं आपको बोलूँगी अब आप आफ्टर 18 वोट कर सकते हो, अब आप पूरे लिबरल हो पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन ऐसा कंसेप्ट रखना सही नहीं है। तो लिबरलिज़्म का यहाँ पे मतलब है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पूरी तरीके से, ठीक है? सेकंड थिंग अगर हम आपको राइट टू वोट दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद ये मतलब सामने वाले की मर्ज़ी है, ये एक सिटीज़न की मर्ज़ी है कि वो जो राइट टू वोट उसको मिला है, वो कहाँ कास्ट कर रहा है, ठीक है? ये जो स्पेशल प्रिविलेज के लोग हैं, ये चाहते थे कि लाइक हमें ही मिले, हमें ही वोट मिले एंड पहले क्या होता था यूरोप के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला, एक कलेक्टिव बिलॉन्गिंगनेस जो लोग हैं, जो फ़ील करते थे कि हम कलेक्टिव वे में हैं, यहाँ पे भाईचारा है, वो बस इसलिए फ़ील करते थे क्योंकि वो अपने आप को कहाँ पे बिलॉन्ग करते थे, एक राजा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फलानी जो है ये मेरा किंग है, मेरी टेरिटरी का किंग है, तो मेरा जो यहाँ पे दूसरा सिटीज़न है इसका भी यही किंग है, इट मीन्स हम दोनों भाई-भाई हैं। तो ऐसा कलेक्टिव बिलॉन्गिंगनेस जो है, इसको हटाना दैट इज़ लिबरलिज़्म, ठीक है? देन पहले क्या होता था आपने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ का ये एक मतलब ये एक हिस्ट्री रही है कि वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था या वुमेन को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता था, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे जब नेशनल लिबरलिज़्म का आइडिया डेवलप हुआ, वुमेन को इंक्लूड करना स्टार्ट किया कि वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसको, ठीक है? यहाँ पे जितना जो कंट्रीब्यूशन है, जितना एक आदमी का होना चाहिए, उतना ही वुमेन्स का भी होना चाहिए। या जो नेपोलियन कोड था, ठीक है? उसमें हमने देखा कि उसमें भी लिमिटेड सफ़रेज यानी कि लिमिटेड वोट्स ही देखे गए, यानी कि उस क्लास को जैसे एरिस्टोक्रेट्स या हाई क्लास को वोट करने की इजाज़त थी, लो क्लासेस को वोट करने की इजाज़त नहीं थी एंड जो मतलब वुमेन का स्टेटस है, वो ज़्यादा राइज़ नहीं किया मतलब नेपोलियन के कोड ने, तो वो भी एक तरह से फ़ेल हो गया, ठीक है? एंड सेकंड ये जो मतलब बोलते हैं ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मतलब ऐसा कांसेप्ट वो नेपोलियन के ज़माने में भी था, ठीक है? देन अगर मैं इकोनॉमिक स्फेयर से बात करूँ, ठीक है? तो इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज़्म का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि टेरिटरीज़ अलग-अलग थी, वहाँ पे क्या होता था टैक्सेस अलग-अलग लगाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक जस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ कश्मीर की। अब कश्मीर में मैं ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दुकान लाल चौक में है, अब लाल चौक से मुझे जाना है मतलब कमरवारी जाना है, नूरबाग जाना है, ट्रेड करने के लिए मतलब मेचुमाल, मेचुत्राउसु, मानो, नूरबाग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता था एक ही टेरिटरी में अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ पे टैक्सेस वैरी करते थे। मानो नूरबाग से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिमना साइड से पहुँचूँगी या मतलब लाल चौक से बिमना साइड से पहुँचूँगी, फिर दूसरी जगह यानी जो-जो लैंड में क्रॉस कर रही हूँ, जो-जो स्टॉप में क्रॉस कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे अलग-अलग टैक्सेस पे करने हैं। इसका मतलब जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी, जहाँ पे लिटरली मुझे मार्केटिंग करनी है, वहाँ तक मुझे बहुत सारा टैक्सेस देना है। समझ आया? तो पहले लिबरलिज़्म ने इस चीज़ को एबॉलिश करना स्टार्ट किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है हमारी मूवमेंट पे विद इन टेरिटरी हम लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, कैपिटल को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया जाए, पहली बात। दूसरा जो ये मिडिल क्लास इमर्ज हो गई, इनको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि 19th सेंचुरी में इतना स्ट्रॉन्ग बन गए थे। मैंने बताया कि इनका बिज़नेस फ्लोरिश हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि आधे से ज़्यादा जो मतलब पॉपुलेशन है, उनको इसलिए प्रिविलेज दी जाती थी लैंग्वेज के बेसिस पे। उनको मतलब एक तरह से कट ऑफ किया जाता था लैंग्वेज के बेसिस पे कि ये यहाँ का नहीं है, इसका मतलब इस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो पहली चीज़ हमने देखी थी पिछले टॉपिक में, इन्होंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब कहा कि आप यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलिए, यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना वो पहचान देना, एक आइडेंटिटी देना किसी लैंग्वेज को कि अब से यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो जैसे फ्रेंच है, ठीक है? या जर्मन है, ठीक? उसके बाद ये जो मतलब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको समझाया था कि यहाँ पे क्या होता था वेट मेजर जो है वो अलग-अलग होती थी। एक टेरिटरी में मानो 1 किलो का मतलब रत्ती भर, पाव भर, दूसरी टेरिटरी में 1 किलो का मतलब बराबर 1 किलो। तो वो भी अबॉलिश किया। किसने अबॉलिश किया वो? यही जो लिबरलिज़्म
यूनिटी आई थी यूरोप के बीच में, जो लिबरलिज्म यूनिटी आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो वेट वगैरह है या जो एल शेप्ड होता है ना, एल शेप्ड का मतलब वो जो कपड़ा वगैरह होता है, ठीक है, तो कपड़ा वगैरह हम जब काटते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो एल वाली वो स्केल होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होती थी, ठीक है, तो वो कॉस्ट्यूम बैनर या वो जो बैनर्स है, वो जो बैंड्स है या कॉस्ट्यूम्स है, लाइक कॉस्ट्यूम्स इन द सेंस, जैसे मैंने बोला कि एक जगह पे एक टैक्स, दूसरी जगह पे दूसरा टैक्स, वो भी अबॉलिश किया गया और कहा गया कि कोई भी क्लास का हो, कोई भी बंदा हो, उसको ट्रेड के हिसाब से टैक्स पे करना है, ठीक है, ना कि रीजन के हिसाब से, ठीक है, समझ आया। एंड देन उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, डिमांड की न्यू मिडिल क्लास ने कि हमें चाहिए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका मतलब वो टेरिटरी जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो डेवलप करना सबके बस का हो, यानी सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, टैक्सेस सबके सेम होने चाहिए, कोई भी हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और हमें एक एक्सेसिबिलिटी, एक पहुंच मिलनी चाहिए मार्केट तक पहुंचने के लिए, यानी रेस्ट्रिक्शन सारे अबॉलिश किया कीजिए, ठीक है, समझ आया लिबरलिज्म? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम ये किसने लाया ये लिबरलिज्म वहां पे? बेसिकली ये कलेक्टिव वे में आया था यूरोप के कॉन्टिनेंट में, और इन्फ्लुएंस वो हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसे मैंने बोला ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, तो वहां से इन्फ्लुएंस हुआ था पूरा यूरोप। और ये जो लिबरलिज्म था वो बेसिकली न्यू जो मिडिल क्लास आया था उन्होंने, और एक यूनियन था जर्मन में, एक यूनियन होता है ना, जैसे ट्रेड यूनियन होता है, समझ आया, यूनियन जैसे ट्रांसपोर्ट का अलग यूनियन होता है, ट्रेड का अलग यूनियन होता है, तो जर्मन में जो पर्शियंस थे उनका एक यूनियन था ज़ोवलिन, ठीक है, ZOLLVEREIN, ठीक है, तो ये एक यूनियन था जिन्होंने बेसिकली इसकी शुरुआत की थी कि ट्रेड यूनियन होना चाहिए, जिसमें हमें जो ट्रेड बैरियर्स है, एक टेरिटरी से लेके दूसरी टेरिटरी में जाना पड़ता है, तो हमें कुछ रुकावटें आती है, तो वो एबॉलिश करनी चाहिए, और इसी को यूरोप फॉलो करता था, समझ आया? यस मैम, थैंक यू। यस मैम। कोई बात नहीं। नारिन भी थी ना क्लास में, आप दो ही थे, आई गेस नारिन भी आई थी ना, मैंने उसको एलो, वो भी आई थी। उसका लीव हो गया कि उसने खुद किया लीव? ओके, मुझे बताओ, कल मैंने आपको पढ़ाया था एरिस्टोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास, उन दो क्लासेस के बीच का फर्क क्या होता है, ये मुझे सना बताएगी, रोल नंबर 9 सना। कल हमने पढ़ा था, और जब मैंने ये वाला लेक्चर स्टार्ट किया, इसमें भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि एरिस्टोक्रेट्स कौन थे और न्यू मिडिल क्लास वाले कौन थे, तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। मैम क्या? एरिस्टोक्रेसी में तो मतलब हाईएस्ट, मतलब सोशल क्लास हाईएस्ट थे, मतलब वो बड़े थे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे थे वो एरिस्टोक्रेसी वाले। और जो मिडिल क्लास थे वो उतने ये नहीं थे। मतलब क्या उतने ये नहीं थे, बड़े थे मतलब बड़े किस सेंस में थे? मतलब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा होता है, मतलब पावर के सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, किस सेंस में? शाबाश, किस सेंस में बड़े थे वो? तिमनो सो पोंसे ज्यादा कि तिमनो का पोजीशन मिले हुए। मैम पोजीशन के हिसाब से थे, मतलब रैंक के हिसाब से थे वो। हाँ, देखो एरिस्टोक्रेट्स वो थे जो, जैसे राजा है, किंग है, एम्पीरियर है, उनके पास पोजीशन भी होती है, पैसा भी होता है, पावर भी होता है, ठीक है, वो क्लास था। और न्यू मिडिल क्लास जो था, उनके पास सेम चीजें थी, सेम चीजें इन द सेंस उनके पास पैसे थे, लेकिन उनके पास वो प्रिविलेज नहीं थे, वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज वो राजा महाराजा के खानदान से नहीं थे, दैट इज वाई उनको
उनसे कम माना जाता था। इसीलिए तो ये यूनियन बनी थी ना, लिबरल इकोनॉमी, समझ आया? ताकि वो एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर सके, ये जो बर्थ प्रिविलेज है उनको खत्म कर सके। समझ आया? यस मैम। ओके ओके ज़ैनब, आप मुझे बताओ, जो नेपोलियन थे, ठीक है, नेपोलियन बिनार्ड, तो उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म्स लाए थे? जो कोड के हिसाब से, नेपोलियन कोड के हिसाब से किस तरह की रिफॉर्म्स लाए थे? मैम उन्होंने प्रिविलेज जो बेसिक पे बर्थ पे बेसिक थे वो हटाए, एक लॉ बनाया, एक इक्वालिटी लॉ बनाया, एक फेडरल सिस्टम जो है वो एबॉलिश किया, और जो पीपल थे उनको फ्री किया, उनको ड्यूज नहीं ज्यादा देने पड़ते थे, और रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां जो उन्होंने मतलब टाउन्स पे लगाई थी वो भी हटा दी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाया, और जो पीजेंट आर्टिसन वर्कर्स थे उनको एक नया सा एंजॉयमेंट मिला कि हम फ्रीडम कर सकते हैं। लेकिन एक उसमें एक मतलब में कह सकते हैं ड्रॉबैक था कि उन्होंने औरतों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने मतलब वुमेन्स को हक नहीं दिया। उसके लिए ये एक ड्रॉबैक था नेपोलियन के लिए। हाँ, यानी पहले जो लोगों को लगा था कि ये पॉजिटिव चेंजेस है, लेकिन नेपोलियन को एसोसिएट करता था सिर्फ फ्रांस के साथ, होल यूरोप के साथ नहीं। लेकिन दूसरे नहीं यूरोपियन करते कंट्री को लगा कि सेम रिफॉर्म्स हमारे साथ भी होंगे। होंगे। ओके गुड। सो कल आपका इसमें दूसरा सब टॉपिक है, बेसिकली इसी से रिलेटेड है, नेशनल लिबरलिज्म फिर पूरी तरीके से यूरोप में कैसे आया, ठीक है? तो वो हम कल करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस। हाँ, तो आपको आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आपको मुझे बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों में कैसे आई, क्या क्या स्टेप्स उनको उठाने पड़े। What steps did the French Revolution take to create a sense of collective belongingness among French people? ठीक है, तो फ्रेंच पीपल जो थे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, वो कलर, ट्राई कलर झंडा उन्होंने एक रखा। हाँ, लीसिटियन ना पत्ती, हाँ वो लीसिटियन वगैरह, न्यू ट्राई फ्लैग। हाँ वही, या डायलेक्ट्स उन्होंने रिमूव किए। तो वही वाला टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है और मुझे कल बताना है, ठीक है? ओके यस मैम। मैम। ओके, क्लास खत्म हो गई, आप लोग लीव कीजिए। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।